हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम पुराने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पंतनगर, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों। ऑप्शन थे आपके 1960, 70, 80 और 2000। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1960। 17 नवंबर 1960 को हुई थी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना दोस्तों। चलिए अगर बात की जाए आंसर्स की दोस्तों, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन इस तरीके का अगर आप आंसर देते हैं तो एक आइडियल आंसर आपका हो सकता है। देखिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था ऑन 17 नवंबर 1960 को, 17 नवंबर 1960 को। और उस समय ये क्या था? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। और 1972 में इसका नाम क्या कर दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। आज जो है गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती भी है। तो फिलहाल तो गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे इसका नाम कब किया गया? 1972 के अंदर। और एक्चुअल जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? 1960 को हुआ था दोस्तों। तो आपका 1960 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन इस तरीके से अगर आप जवाब देते हैं पूरा लिख करके तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ये चीज़ें याद ज़्यादा रहेंगी दोस्तों। फिलहाल आज की बात करें, 10 सितंबर है। आज हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। आज की बात करेंगे हम कि गुलदारों का जो अवैध शिकार हो रहा है उसमें उत्तराखंड जो है वो नंबर 1 पे आ गया है। तो देखेंगे पूरी लिस्ट और क्या है गुलदारों के बारे में खास, और उसके साथ में देखेंगे संस्कृत ग्राम बनाकर होगा संस्कृत का संरक्षण। तो क्या है संस्कृत ग्राम, संस्कृत विलेज, और उत्तराखंड में क्या होगी इनकी स्थिति दोस्तों। उसके साथ में हम देखेंगे 1 करोड़ 30 लाख साल पुराना कंकाल जो कि उत्तराखंड से मिला है, तो जानेंगे किसका है और क्यों है महत्वपूर्ण दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है डैमेज्ड ब्रिटिश एरा डुर्मी गोना लेक इन उत्तराखंड टू बी रिवाइव्ड आफ्टर 5 डिकेड। तो 5 दशकों के बाद दोस्तों अंग्रेजों के समय की डुर्मी गोना जो झील है उसको रिवाइव किया जा रहा है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। नाम देख लीजिए, दुर्मी गोना। अभी आपको एक और नाम बताऊंगा इसका, हो सकता है आपने वो नाम सुना हो। तो दुर्मी गोना जो लेक है एक लंबे समय से 1970 के करीब से ये जो झील है ये क्या है दोस्तों? बंद पड़ी हुई है। कोई टूरिज्म ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। ब्रिटिश कालीन झील रही है दोस्तों दुर्मी गोना। तो उसको अब क्या किया जाएगा? दोबारा से बनाया जाएगा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुर्मी गोना झील को दोबारा से सुधारा जाएगा दोस्तों। और ये खराब कैसे हुई थी? ये हुई थी एक लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादल फटा था और भूस्खलन हुआ था। तो उसके बाद से ये झील जो है ये काम की नहीं रही थी। तो ये है कहाँ दोस्तों? ये आपकी पड़ती है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। पहले आप देख लीजिए, ये रही झील, कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल दिख नहीं रही होगी आपको तो, क्योंकि इसको दोबारा बनाने की अभी ज़रूरत है। चलिए बात की जाए दुर्मी गोना झील की, तो इसको कहा जाता है बिरही ताल। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिरही ताल। पूछा जा सकता है आपसे बिरही ताल कहाँ है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों बिरही ताल। तो ये है 18 किलोमीटर निजमुला घाटी से, निजमुला घाटी से 18 किलोमीटर पड़ती है, चमोली के अंदर ये है दोस्तों। एक काफ़ी अच्छी झील जिसको माना जाता रहा है पिछले दशकों में। तो अंग्रेज़ों के समय पे ये एक बहुत अच्छी जो है जगह हुआ करती थी। ये त्रिशूल हिमालयास इसके आसपास हैं, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और एक बहुत बढ़िया सा एक जो टूरिज़्म सेक्टर का है उसका एक बहुत बड़ा सेंटर ये हुआ करता था उस समय पे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली यानी कि स्वाति एस भदौरिया जी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो दुर्मी गोना जो लेक है इसके अंदर बहुत अधिक पोटेंशियल अभी भी है कि एक प्रोमिनेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन हो सकता है, अभी भी पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है अगर इसको एक अच्छी तरीके से तैयार किया जाए, एक पर्यटन की दृष्टि से इसको तैयार किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा जो है सेंटर हो सकता है। चलिए बात की जाए झील की, तो दुर्मी गोना जो लेक है ये दुर्मी और गोना दो गांव हैं, दुर्मी और गोना उनके बीच में पड़ती है, तो इसी वजह से इसको जाना जाता है दुर्मी गोना लेक के बारे में। तो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, तो ये लेक पहले बाद यानी कि आज़ादी से पहले भी और बाद में भी एक अच्छा खासा टूरिस्ट सेंटर रही है। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, 20 जुलाई 1970 को आया एक भूस्खलन, एक प्राकृतिक आपदा जो है वो घटित हुई थी और उसके बाद से ये
पूरी तरीके से झील जो है वो बंद हो गई, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से ढक गई, या एक तरीके से आप कहें तो इसका केंद्र जो है पर्यटन का वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो इसको अभी दोबारा से डेवलप करने की बात जो है वो की जा रही है दोस्तों। और जो नया डेवलपमेंट यहाँ होगा वो काफ़ी अच्छा एक यहाँ के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा, व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे, कैंपेन साइट बनाई जाएगी, साइकिलिंग ट्रैक, एक मिनी म्यूजियम, ये सब यहाँ बनाया जाएगा। ये सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और उसके साथ में एक जियोलॉजिकल सर्वे भी इसके आसपास किया जा रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ जियोलॉजिकल सर्वे की, तो दोस्तों मैं आपको एक एक्सटर्नल डिटेल दे दूँ कि यहाँ ब्रिटिश एरा का एक टेलीफोन बूथ था, और उसके साथ में 8 से 10 ब्रिटिश एरा की बोटें जो हैं, नाव जो हैं वो, और उसके साथ में दोस्तों एक ब्रिटिश एरा में ही, यानी कि अंग्रेज़ों के दौरान ही बनाई गई हवेली नुमा जो एक बिल्डिंगें होती हैं वो भी यहाँ थी। मतलब उस समय का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये हुआ करता था दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। 1970 में भूस्खलन आया था और झील जो है वो बंद हो गई थी दोस्तों। तो इस तरीके से हमने दुर्मीगोना लेक के बारे में पढ़ा। तो इसको जो है दोबारा से बनाया जा रहा है दोस्तों। हो सकता है दुर्मीगोना के नाम से ना आए, बिरही लेक के बारे में आए, तो बिरही झील या दुर्मीगोना ताल, दुर्मीगोना झील, बिरही ताल, ये सेम चीज़ है। चलिए, उत्तराखंड संस्कृत ग्राम, तो ये डेली यूज़ ऑफ द लैंग्वेज इसके लिए बनाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो ये एकदम से नया इनिशिएटिव नहीं है गवर्नमेंट का। इससे पहले इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कि एक टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जा चुका है इससे पहले, और बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था ये। तो उसके बाद से अब दोबारा से उत्तराखंड के अंदर ये बात चल रही है कि संस्कृत को, जो कि एक हमारी क्या है, काफ़ी पुरानी, सबसे पुरानी हम उसे कह सकते हैं भाषा है, उसको जो है बनाए रखने के लिए और उसको एक लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्कृत ग्राम, यानी कि संस्कृत के गांव, संस्कृत विलेज, ये बनाए जाने की बात चल रही है। चलिए, अब ये बात हुई है कि इसमें जो मॉडल है वो गाँवों के बीच में बनाया जाएगा। लोग जो है वो कम्युनिकेशन किस में करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर करेंगे, और वो भी डेली बेसिस पे, रेगुलर जो हम बातें करते हैं वो संस्कृत भाषा के अंदर होंगी। अब सुनने में बिल्कुल नया है, लेकिन इससे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज किया जा चुका है, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा है दोस्तों। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ डेली कम्युनिकेशन किस भाषा में होता है, आपका संस्कृत भाषा में होता है दोस्तों। चलिए, बात की जाए इसकी, तो संस्कृत एकेडमी जो है, संस्कृत एकेडमी, हरिद्वार की संस्कृत एकेडमी में, यहाँ इसके बारे में बात की गई थी किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। उन्होंने कहा था कि देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले हम एक एक गांव चूज़ करेंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर इस तरीके के गांव बनाए जाएंगे जहां संस्कृत के बारे में, संस्कृत में ही रोज़ की बातें होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, यानी कि सभी भाषाओं की माता है। तो इसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने एंशिएंट कल्चर को बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल एक नया यूनिक तरीके का प्रोग्राम है किसी भाषा को बचाने के लिए, और काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं। तो देखिए, अगर संस्कृत एकेडमी के अंदर जो है ये बात हुई थी दोस्तों, अब इस संस्कृत एकेडमी के अंदर इस पे बात हुई थी, तो इस संस्कृत एकेडमी का नाम बदलने के ऊपर भी बात हुई है। तो संस्कृत एकेडमी का जो है नाम भी हुआ बदल दिया गया है दोस्तों, और क्या रख दिया गया है, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम कर दिया गया है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, संस्कृत एकेडमी हरिद्वार का नाम बदल के उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम रख दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो काम हुआ दोस्तों, एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, कहाँ, किमोथा गाँव, कहाँ, चमोली के किमोथा गांव, और दूसरा जो था वो बानतोला या भानतोला जिसको कहते हैं हम, बागेश्वर का गांव। तो किमोथा, चमोली और भानतोला, बागेश्वर, इन दो गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट चला था ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, और एकदम उसी बेसिस पे ये गांव बनाए गए कि डेली जो हमारा कम्युनिकेशन है वो संस्कृत भाषा में हो, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा इन दोनों गाँवों में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के संस्कृत गाँव कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो किमोथा चमोली के अंदर, और दूसरा भानतोला बागेश्वर के अंदर। ये दोनों संस्कृत गांव हैं दोस्तों। इनको ध्यान में रखते हुए अब सरकार का ये जो हमारा इनिशिएटिव है वो क्या कहता है कि जिन जगहों पे या जिन जिलों में संस्कृत स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ एक गांव चूज किया जाएगा, और वहाँ उसको संस्कृत बोलने वाला गाँव बनाया जाएगा। उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पे इसको चलाया जाएगा। तो एक तरीके का बहुत बड़ा प्लान जो है सरकार ने बनाया, बिल्कुल यूनिक इनिशिएटिव है किसी भाषा को बचाने के लिए, अपने तरीके का ये पहला प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों। चलिए, अगली बात की जाए तो देश में बीते 5 वर्षों में गुलदारों का सबसे ज़्यादा अवैध शिकार कहाँ किया गया है, उत्तराखंड पे। तो एक बार लिस्ट पहले देख लेते हैं हम। देखिए, उत्तराखंड है, अवैध शिकार 159,
उसके बाद आता है महाराष्ट्र 56, उड़ीसा 55, हिमाचल में 40, उत्तर प्रदेश में 32 और दिल्ली में 6। तो नंबर 1 पे अपना उत्तराखंड है दोस्तों अवैध शिकार में, किसके? गुलदारों के। उसके साथ में दोस्तों अंतिम नंबर की बात की जाए तो बिहार और झारखंड है, जहाँ एक एक शिकार जो है एक एक का शिकार हुआ है। अच्छा, ये आया कहाँ से, किसने इसको बताया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है ट्रैफिक इंडिया, उसकी वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने का काम करती है। तो उसकी स्टडी में ये तथ्य सामने आया है कि उत्तराखंड के अंदर जो है इस तरीके के मामले देखे गए। अब इसमें से 140 गुलदारों की खाल जो है अलग अलग एजेंसियों ने पकड़ी। उसके साथ में 19 ऐसे मामले पकड़े जहां अवैध शिकार तो किया गया, लेकिन किसी कारण से उनके अंग जो हैं गुलदारों के वो निकाले नहीं जा सके। अब देखिए, आपने टाइगर्स के बारे में सुना होगा, बाघों के बारे में सुना होगा कि उनका शिकार किया जाता है, मगर गुलदार उस क्वालिटी का एनिमल नहीं होता है। उत्तराखंड में काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए, लगभग इनकी कोई काउंटिंग तो नहीं हुई है, 12,000 से 13,000 के करीब माने जाते हैं पूरे भारत में गुलदार, उसमें से 1,000 के करीब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गुलदारों की क्वांटिटी और टाइगर के कंपैरिजन में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इसके जो हड्डियां हैं या इसके जो भी सामान है उसको इंटरनेशनल मार्केट में एज अ टाइगर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। बाघों के दांत या बाघों की खाल या बाघों की हड्डियों की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक काफ़ी कॉस्टली जो है वो गुलदारों से मिल जाता है, और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक गुलदारों के प्रिजर्वेशन के लिए, गुलदारों को बचाने के लिए कोई बड़ा स्टेप लिया नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, लेकिन गुलदारों के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसीलिए इनका जो अवैध शिकार है वो उत्तराखंड के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने वाली संस्था है ट्रैफिक इंडिया, उसकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा और गैर कानूनी तरीके से किसका शिकार हुआ है? गुलदारों का दोस्तों। चलिए, ये एक बुरी खबर है क्लाइमेट के लिए, और अगली खबर देखते हैं। 13 मिलियन साल पुराना, यानी कि 1,30,00,000 साल पुराना एक फॉसिल मिला है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जीवाश्म हमको मिला है, उत्तराखंड के अंदर मिला है दोस्तों। रामनगर का जो एरिया है वहाँ ये मिला है हमको। तो ये क्या बताता है हमको? ये एक तरीके का अपना एक स्पीसीज़ जो है, वर्तमान क्या बंदर कह सकते हैं, अब बंदर तो क्या, गिबॉन आप कह सकते हैं। जो गिबॉन है वो पुराने जो गिबॉन्स थे जो अफ्रीका से इंडिया आए थे, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका से इंडिया जो गिबॉन आए थे उनका जीवाश्म ये प्रतीत होता है, यानी कि काफ़ी पुराना जीवाश्म है। और एक तरीके का अगर एंशियंट की बात की जाए तो ये एक तरीके का बहुत पुराना जीवाश्म है, या हम कहें अब तक मिले जीवाश्मों में जो सबसे पुराने हैं उस कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी, इस जर्नल के अंदर इसको पब्लिश किया गया है दोस्तों। किसके अंदर? प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी, इसके अंदर इस बारे में लिखा गया है दोस्तों कि उत्तराखंड के अंदर से ये मिला है गिबॉन का, जो वर्तमान की जो गिबॉन है, आजकल के जो बंदर की प्रजातियां मिलती हैं, कपी जिनको उस टाइम पे कहा जाता था, उनके ये जो हमको मिला है ये फॉसिल, ये जीवाश्म जो है उनका है दोस्तों। तो एक तरीके से कपी रामनगरेनिस जो है, मैंने अभी आपको बताया रामनगर के अंदर ये मिला था, इससे पहले भी यहाँ मिल चुके हैं। जबड़ा जो है वो मिला था 1 साल पहले यहाँ से, इसी तरीके का प्रिमिटिव एक जौ मिला था जबड़ा। तो अभी ये पूरा का पूरा एक जीवाश्म यहाँ से मिला है। तो काफ़ी एक बड़ी खोज इसको कहा जा सकता है दोस्तों। रिसर्च में कौन कौन थे? तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी थी यूएस की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की थी, इन्होंने यहाँ काफ़ी खोज की, और लास्ट में जो है यहाँ से हमको कितना 13 मिलियन ईयर्स पुराना जीवाश्म बरामद हुआ है दोस्तों। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। आज के क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थित डोडी ताल, ध्यान से सुनिएगा, डोडी ताल किस जिले में स्थित है? डोडी ताल या डोडी लेक, ये झील किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी। चारों में से सही ऑप्शन आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। और ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा आप आंसर देंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा दोस्तों। उसके साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप करेंगे, साथ में चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों। लाइक वीडियो को आपको ज़रूर करना है। बाकी सारे सोशल मीडिया की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम पे पेज, यहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और रेगुलर जो करंट अफेयर है उसकी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।